आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब हमारा एक या दो एलिमेंट मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है पुराने दो से, वो एक केमिकल रिएक्शन बनता है। यहाँ पर हमने एक्स वाई लिया और उसने एक्स वाई बना दिया। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो है द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। मतलब जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी पुराने वालों से, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ आया सबको? इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं तब उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं जो हमने डाइजेशन में पढ़ा होगा। तो वो सब क्या करते हैं? एक केमिकल रिएक्शन करते हैं जिससे कि हमारा खाना छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है, और फिर जब वो टूटा हुआ खाना होता है उससे हम एनर्जी बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है क्योंकि वो उस खाने को कंज्यूम करके एनर्जी बना रहा है। अब अगला एग्जांपल देखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? जो लोहा होता है वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके रस्ट बना लेता है, अपने ऊपर एक ब्राउन कवरिंग बना लेता है। वो ब्राउन कवरिंग जो होती है वो रस्ट होती है। अब अगला एग्जांपल हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनना। उसमें क्या होता है? मिल्क जो होता है, मिल्क से क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। तो वो केमिकली चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कैसे जान पाएंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तब उसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। सबसे पहला होता है चेंज इन स्टेट। क्या होता है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है स्टेट का चेंज होना। जैसे लिक्विड है, उसको हम जमा देते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है, वो सॉलिड बन जाता है। वैसे अगर उसको हीट देंगे, पिघलाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। अब है अगला, चेंज इन कलर में हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन नया होता है तब वो सिल्वर होता है, और जब वो रस्ट हो जाता है तब वो ब्राउन कलर का हो जाता है। अब दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो और दूसरा होगा बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयला जलाते हैं तब वो हमें रेगुलरली हीट देता है, तो वो भी टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस में हम एग्जांपल देखेंगे, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तब उसमें से धुआं निकलता है, तो वो क्या हो रहा है? एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे। अब हम पढ़ेंगे वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो है वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से हम क्या समझते हैं? हम एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे। और दूसरा जो है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं कि हम उस केमिकल का सिंबल लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। वर्ड इक्वेशन में हम वर्ड्स लिखेंगे जैसा कि वर्ड्स हम समझ रहे हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, एक जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें देंगे जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमने इसका वर्ड से रिप्रेजेंट करा है, और जो चीज़ हमारी जुड़ेगी वो हमें रिएक्टेंट देगी। जो जुड़ता है वो रिएक्टेंट होता है, और वो लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट होता है हमेशा। किस साइड रिप्रेजेंट होता है? लेफ्ट हैंड साइड। और जो मिलता है, जो प्रोडक्ट बना है, वो क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है जो हमारा राइट हैंड साइड प्रेजेंट होता है। किस साइड प्रेजेंट होता है?
राइट हैंड साइड, सब याद रखेंगे इसे। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसा कि हमने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन में कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का। अब एलिमेंट हमारा हो गया कार्बन। कार्बन के लिए हम सी यूज़ करेंगे जो कि उसका सिंबल है। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर वाली रिएक्शन को ही हम सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे। जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4, साथ में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ये हमने सबके नाम के साथ साथ उनके सिंबल लिख दिए हैं। जो हम दे रहे हैं मतलब जो जुड़ रहा है वो रिएक्टेंट हुआ, जो बन रहा है वो प्रोडक्ट हुआ। इस चीज़ को सारे बच्चे अच्छे से याद रखेंगे। रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड होता है। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसा हमने पीछे देखा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसमें साथ ही साथ हमें स्टेट्स भी मेंशन करनी होती है। स्टेट्स जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक नई स्टेट आप पढ़ेंगे जो होती है एक्वस। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी: अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम केमिकल इक्वेशन से दिखा सकते हैं कि ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट और केमिकल फॉर्मूला एंड विद मेंशनिंग इट्स फिजिकल स्टेट। मतलब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होगा और साथ में उसकी फिजिकल स्टेट भी हमें बतानी पड़ेगी क्या है। अब हम यहाँ पर नोट्स देखेंगे। एक नोट है हमारे पास, उसमें क्या बोला हुआ है: द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट should be written on arrow between the reactant and product। मतलब जो नेसेसरी कंडीशन है जैसे कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को तेज करता है, मतलब फास्ट कर देता है। तो जो भी नेसेसरी कंडीशन होती है वो सारी हमारी एक एरो के ऊपर दिखाई जाती है। अब देखेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? जैसा कि हमने देखा था रिएक्टेंट वो होता है जो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं एक नया एलिमेंट बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए, वो रिएक्टेंट होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड डिनोट होता है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कुछ ऐसे होती है: द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होता है जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, वो प्रोडक्ट होता है। इसको हम राइट हैंड साइड डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन: द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। मतलब जो हमें केमिकल रिएक्शन में मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। इसको नोट कर लेंगे सारे। अब हम देखेंगे स्टेट। जनरली हमने तीन तरह की स्टेट पढ़ी हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। पर हम यहाँ पर एक नई स्टेट पढ़ेंगे, एक्वस। तो सबसे पहले देखेंगे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। इनको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? इनके सिंबल से। जैसे सॉलिड के लिए एस होता है, लिक्विड के लिए एल होता है, गैस के लिए जी होता है। अंडरस्टैंड?
अब देखेंगे हम एक्वस। एक्वस मतलब जब आप किसी एलिमेंट को पानी में डाल देते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, वो होता है एक्वस, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होएगी: इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। क्या है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, मतलब ज़्यादा पानी में हम थोड़े से एलिमेंट डालेंगे तो वो हमारा एक्वस बना देगा उस एलिमेंट का। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अब हम देखेंगे एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। यहाँ पर हम लेंगे मैग्नीशियम रिबन और उसको बर्न करेंगे एयर की प्रेजेंस में। एयर मतलब ऑक्सीजन होता है, हमेशा याद रखना। एंड इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ओके, यहाँ पर एयर हमने क्या लिया? O2। देखेंगे इसका केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg, साथ में हमने क्या लिया था? O2, और इसने हमें क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करने पे? हीट करने पे, मतलब बर्न करने पे। तो यहाँ लिखेंगे हम एरो के ऊपर हीट, क्योंकि केमिकल इक्वेशन है तो हमें हर चीज़ मेंशन करनी है। अब इसकी हम स्टेट्स देखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है वो होता है सॉलिड, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गैसियस फॉर्म में, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी हमारा सॉलिड होता है। यहाँ पर हम देखेंगे हमने मैग्नीशियम के साथ उसकी स्टेट लिख दी, ऑक्सीजन के साथ लिख दी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी लिख दी, और हमने एरो के ऊपर उसकी कंडीशन भी मेंशन कर दी। तो ये हमने लिख दी एक केमिकल इक्वेशन। पर यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि मैग्नीशियम जो है वो एक है, और दूसरी साइड भी, मतलब प्रोडक्ट की साइड भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन जो रिएक्टेंट में O है वो दो हैं और प्रोडक्ट में एक है। इसलिए ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें दोनों साइड हमारे नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पर हम देखेंगे व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ये लॉ कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो मतलब दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमारा मास या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। क्या कहता है ये हमें? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मैटर ना ही बनाया जा सकता है, नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वेट करने पड़ेंगे, इक्वल रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यह हमने देखा कि हमें केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों साइड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in a chemical
equation should be same on both reactant and product side। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो हमारे दोनों तरफ सेम होना चाहिए। जैसे कि हमारा मैग्नीशियम एक है तो एक ही मैग्नीशियम होगा, ऑक्सीजन दो है तो दो ऑक्सीजन होने चाहिए। इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। Subscribe to my channel and press the bell icon.